नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों के विकास की दिशा और आगामी बजट की प्राथमिकताएं तय करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहरों की नब्ज टटोलने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं प्री बजट बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो बुधवार दोपहर को पानीपत में पानीपत, करनाल, सोनीपत और खरखौदा में नई इंडस्ट्री लगा रहे उद्यमियों से प्री बजट पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा कितनी सार्थक होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार दोपहर को पानीपत में पानीपत, करनाल, सोनीपत और खरखौदा में नई इंडस्ट्री लगा रहे उद्यमियों से प्री बजट पर चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता, अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान और चीन से कड़ी टक्कर के चलते प्रदेश की इंडस्ट्री को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। खासकर सरकार की नीतियों में स्पष्टता और मूलभूत ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस प्री बजट मीटिंग में पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संभालना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देख लेते हैं। सर्द हवाओं और कोहरे की विदाई नजदीक होने के कारण अब जिंदगी फिर कुलाछे मारती दिखाई देगी। सरकार और जनता जनार्दन अपने काम की स्पीड बढ़ाएंगे। चूंकि जनवरी खत्म होने को है, सो अब प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों को सालाना बजट का इंतजार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 जनवरी बुधवार को पानीपत में पानीपत, करनाल, सोनीपत और खरखौदा में इंडस्ट्री चला रहे उद्यमियों से दोपहर 1 बजे प्री बजट चर्चा करेंगे। इसलिए औद्योगिक संगठनों और सरकारी अफसरों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिंता बदले हुए वैश्विक सियासी हालात और अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान को लेकर पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। पानीपत के उद्यमियों की राय और तैयारी। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब इस मध्य हमारे बीच में रहेंगे, और ये जो है फार्मेसी और टेक्सटाइल दो चीज़ को लेके ये मीटिंग का प्रावधान यहाँ पानीपत में किया गया है। इसमें करनाल भी शामिल है, सोनीपत भी शामिल है, खरखौदा भी शामिल है, और रिफाइनरी पानीपत की और सभी इंडस्ट्रियल उद्योग कल सम्मिलित होंगे। जहाँ तक पानीपत की बात है, पानीपत एक हैंडलूम का हब है। पानीपत में बहुत सी आइटम्स पूरे इंडिया से यहाँ आके इन दोबारा प्रोसेस होके इंडिया ही नहीं विदेश में भी बहुत सी आइटमें पानीपत की डोमेस्टिक की जाती है। मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी दी जाती है, वो फैसिलिटी पानीपत के मैन्युफैक्चरर्स को भी दी जाए, ताकि वो भी प्रोग्रेस कर सकें और पानीपत की हरियाणा की इकॉनमी में बहुत बड़ा सहयोग दे सकें। मैं ये उनसे आशा करता हूँ। गौरतलब है कि पानीपत के छोटे बड़े उद्यमियों ने अपनी बैठक में चर्चा कर ली है। वो प्रस्ताव बनाकर सीएम के सामने रखेंगे। पानीपत की मुख्य मांगे शहर और ग्रामीण इलाकों में चल रही छोटी बड़ी करीब 25,500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नियमित करना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया कराना और बेहतर कानून व्यवस्था के अलावा सब्सिडी देना भी जरूरी हो गया है। पानीपत के युवा उद्यमी राहुल अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा हालात में जब अमेरिका टैरिफ पर अपनी मनमानी कर रहा है, चीन की चुनौती सामने खड़ी है, ऐसे में उद्यमियों के लिए सरकारी नीतियों में स्पष्टता और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना जरूरी है। डिमांड में वैसे तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से एक और पूरे हरियाणा की तरफ से यही उम्मीद करते हैं कि भी जैसे जीएसटी दिल्ली में और चंडीगढ़ में और पंजाब में ई रिक्शा के ऊपर नहीं है, तो वो हरियाणा के अंदर भी वो ख़त्म होनी चाहिए।
गौरतलब है कि पानीपत के अलावा करनाल के लिए दवा उद्योग, सोनीपत और खरखोदा वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इससे जुड़े सहायक उद्योगों पर चर्चा कर सकते हैं। करनाल, पानीपत और सोनीपत की प्री बजट चर्चा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। और इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, प्री बजट पर चर्चा करने जा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी तमाम उद्यमियों से। ये चर्चा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम, हरियाणा में ये शुरुआत मनोहर लाल जी के टाइम से शुरू हुई थी। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी। पहले वाले मुख्यमंत्री करते रहेंगे लेकिन अनियमित तौर पर, कोई स्थायी तौर पर नहीं था। लेकिन मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये परंपरा प्रथा शुरू की थी कि बजट आने से, चूंकि वो वित्त मंत्री भी थे और नायब सैनी भी अब वित्त मंत्री है, मतलब दोनों मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। सरकार तभी चलेगी जब खजाने में पैसा होगा। कहां कितना खर्च करना है ये मुख्यमंत्री तय करते हैं, और वित्त मंत्री अगर मुख्यमंत्री हो तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी है, सरकार भी चलाना और खजाने का ध्यान रखना। तो मनोहर लाल जी के टाइम शुरू हुआ था। अब नायब सैनी ने भी ये प्रथा इसको आगे चलाया है। गुरुग्राम में मेरे को याद है 10 दिन पहले, करीब 2 दिन लगातार उन्होंने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, एक दो जगह और भी की है। अब ये तीसरी डेट पानीपत के लिए रखी गई है। पहले 16 जनवरी से शुरुआत थी लेकिन वो 24 का प्रोग्राम हो गया, 24 की जगह अब 21 का हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं हैं। तो अब ये हुआ कि पानीपत में 1 बजे जिमखाना क्लब, जो हुडा का क्लब है, वहां पे ये 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। सोनीपत के लोग आएंगे और खरखोदा उभरती इंडस्ट्री है जहां मारुति का प्लांट लगा है। खरखोदा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ, खरखोदा सोनीपत का हिस्सा है और सोनीपत में पहले से इंडस्ट्री है। पानीपत और करनाल के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, करनाल और पानीपत में जो रिफाइनरी है, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत रिफाइनरी जिस कहते हो, वो जमीन आधी करनाल की आधी पानीपत की। तो वहां एक HSIDC का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां दवा उद्योग को, चूंकि हरियाणा के जो उद्यमी है जो दवा बनाते हैं, फार्मेसी का काम है, वो लोग हिमाचल के बद्दी में जाते हैं उधर। तो सरकार ने कोशिश की थी कि क्यों ना दवा उद्योग को भी, बाकी उद्योगों की तरह दवा उद्योग को भी खड़ा किया जाए। हरियाणा में इसकी सप्लाई दिल्ली हो सकती है, यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, बड़ी स्थिर। तो पानीपत रिफाइनरी रोड पे एक HSIDC का सेक्टर है, वहां प्लॉट्स बकायदा उसके लिए आरक्षित भी किए गए हैं। तो करनाल के लोग दवा उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं बाकी उद्योगों के अलावा। पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, देश विदेश में टेक्सटाइल सिटी के तौर पे जानी जाती है, एक्सपोर्ट होता है हैंडलूम्स का, कारपेट्स का। और सोनीपत और खरखोदा वो ऑटोमोबाइल में आगे हैं। तो हर सेक्टर की अपनी विशेषता है और उनका अपना रोजगार, उनका अपना स्ट्रक्चर है, अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो कल की मीटिंग है, इसके लिए बहुत कुछ तैयारियां की गई हैं। आज 3:30 बजे सरकारी अफसरों ने, उद्योग विभाग से जुड़े अफसरों ने आज उद्यमियों की मीटिंग भी ली है अभी शाम को, कि क्या क्या फाइनल किया गया कि मुख्यमंत्री के सामने क्या क्या रखा जाएगा। क्योंकि सरकारी तैयारी भी होती है कि प्राइवेट लोग या जनता के लोग जो कुछ मुख्यमंत्री के सामने रखे वो रेलिवेंट होना चाहिए, फालतू समय खराब ना हो और सिर्फ टू द पॉइंट बात हो। तो वो उद्यमियों ने तैयारी कर ली है। पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत संकट से गुजर रही है। सत्य में आज मैं बताऊं, पानीपत में 2 तरह के इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। एक वो जो पुरानी इंडस्ट्री है, पारंपरिक, लेकिन एक वो है जिसमें युवा है, अब युवा यंग एंटरप्रेन्योर्स जिसको कर रहे हैं। पानीपत की क्राइसिस यूं ज्यादा है क्योंकि टेक्सटाइल का जितना एक्सपोर्ट होता है पानीपत से, वो 50% अमेरिका को होता था, लेकिन अमेरिका में टैरिफ संकट आ गया। उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि अमेरिका का कोई बायर पानीपत से सामान नहीं खरीदता। जितना एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल का यूरोपियन देशों में 50%, लेकिन अकेले अमेरिका में जाते, तो वो जो नुकसान हो रहा है टैरिफ का। तो युवा उद्यमी ये चाहते हैं कि सरकार की जो नीतियां बने बजट में, जो बहुत जोर देकर कहा जा रहा है, जो भी सरकार घोषणाएं करे नीतियां, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है घोषणा कर दे और अफसर उसको रेड मार्क कर दे कि ये अभी ऑर्डर नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। जो भी सरकार घोषणा करेगी वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मांग रहे हैं कि अच्छी सड़क, सीवर, पानी, बिजली जैसा जो उद्योग स्थापित औद्योगिक क्षेत्र होते। तीसरा, सब्सिडी की बहुत ज्यादा जरूरत बताई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका जो एक्सपोर्ट अमेरिका को हो रहा था पानीपत से, वो रुक गया। बाकी जगह नए बाजार ढूंढ रहे हैं तो पैसा, उनका काम रुक गया। एक तो सप्लाई रुक गई, फिर
उनकी इनकम पे असर पड़ा, फिर नई मार्केट ढूंढेंगे, उस पे खर्च होता है, तो सब्सिडी मांग रहे हैं। इसी तरीके से पानीपत के जो पारंपरिक उद्योग है जो पहले से चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, सीवर सड़कों जहां उद्योग बसे हुए हैं, और सबसे बड़ी मांग ये है कि करीब 25,000 छोटे बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं जो इररेगुलर क्षेत्र में, गांव में, शहर से बाहर ऐसी जगह बसी है जिनको अप्रूवल्स नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। उनका सबसे बड़ा संकट है, उनको बैंक लोन नहीं मिल सकता, ठीक है, और उनको सब्सिडी नहीं मिल सकती क्योंकि इररेगुलर है, वो अनियमित है, अनअप्रूव्ड है। तो 25,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको सरकार नियमित करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, और सब्सिडी ये भी मांग रहे हैं। तो पानीपत बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पानीपत में मीटिंग रखी है, सोनीपत और करनाल की। पानीपत ज्यादा मेरे को लगता है अहम है, सरकारी खजाने के लिहाज से, रोजगार जनरेशन के हिसाब से, रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। मतलब पानीपत वाले लोग बहुत उम्मीद करें। अब तो कुछ घंटे ही बचे हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री पानीपत को क्या खास देते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल महेश जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट से पहले प्री बजट पर चर्चा कर रहे हैं और नब्ज टटोल रहे हैं, और ऐसे में अगर, वैसे तो हर तबके को उम्मीद होती है बजट पर, लेकिन अगर उद्यमियों की बात की जाए तो उद्यमियों को क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, उद्योग जगत से ही मैं कहता हूं कि स्टेट की इकोनॉमी चलती है, चाहे एग्रीकल्चर और चाहे उद्योग, दो ही सबसे बड़े सेक्टर हैं जो कि एक प्रदेश की इकोनॉमी को, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ दो टू की बात कही जा सकती है कि मुझे लगता है कि कंप्लीट रिवैम्पिंग की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, और ये इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर बेतहाशा महंगी ज़मीन है। बेतहाशा शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या इससे बाहर भी, आप दिल्ली से जितना भी दूर जाएंगे, ज़मीन बेहद कीमती हरियाणा प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। और अगर साथ लगते पंजाब की मैं बात करूं तो उसी तरह की जो कमर्शियल इंटरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल इंटरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है, हरियाणा और पंजाब के संदर्भ में देखने समझने की कोशिश करें तो 2 से 3 गुना का फर्क, अगर उसी तरह की प्रॉपर्टी आप पंजाब में खरीदें और उसी तरह की प्रॉपर्टी, लगभग वैसी प्रॉपर्टी आप हरियाणा प्रदेश में खरीदने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि 3 गुना का फर्क भी हो, 4 गुना का फर्क भी हो, 2 गुना तो लगभग मिलेगा ही। तो ये मानकर चलिए कि अगर चंडीगढ़ के साथ लगते इलाके की मैं बात करूं तो जो पंचकुला की जो कीमतें हैं, अगर बिल्कुल उसके साथ लगते पंजाब के जीरकपुर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पंचकुला से 1/3 कीमत जो है वो जीरकपुर में प्रॉपर्टी की है, चाहे वो कमर्शियल की बात की जाए या रेजिडेंशियल की बात की जाए। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ाए जाने की जरूरत है। सबसे पहले तो CLU को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किए जाने की प्रदेश सरकार को बेहद सख्त जरूरत है। वजह क्या है कि सरकार की नौकरियां सीमित हैं और वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो है दी जाती हैं, और उससे जरूरतों को पूरा, जो रोजगार की जरूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही एकमात्र रोजगार दिए जाने का विकल्प है। और वो कैसे बढ़ेगा? वो CLU की कीमतें, जो कि एग्रीकल्चर लैंड पहले से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर खरीदता है तो बेतहाशा कीमत पर खरीदता है, जिससे उसका पूरा इनपुट जो कि उससे बिजनेस में, किसी भी तरह के बिजनेस में डालना था, तो करीब करीब आधी से ज्यादा कीमत तो जमीन की हो जाती है। उसके ऊपर क्या बनेगा ये बात की बात है। तो जमीन की कीमत को तो नहीं घटाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि CLU के नाम पर जो सरकार वसूली कर रही है, अगर औद्योगिक विकास करना है तो जमीन, बाजार में जमीन की कीमत को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर सरकार की तरफ से किया जा सकता है कि CLU चार्जेस जो कि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर, यानी एग्रीकल्चर लैंड को आप इंडस्ट्रियल यूज में चेंज करने जा रहे हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज CLU जिसका मतलब है, उसकी कीमत को सरकार घटा सकती है। अब ये पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से पूरी इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की, वो कहीं ना कहीं एक हिचकोले खाती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा कि जिक्र देवेंद्र जी भी कर रहे थे, कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या दूसरी जो इंडस्ट्रीज है जो कि एक्सपोर्ट पर आधारित है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रीज को जो ज़्यादा व्यापार करने की कोशिश भारत की तरफ से की जाती थी, उसमें अब कहीं बहुत बड़ा डेंट महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो एक तरीके से कलेप्स होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ चार्जेस की वजह से बात की जाए या पूरी दुनिया में जिस तरह की अनस्टेबिलिटी इस वक्त पॉलिटिकल और जो डिफेंस को लेकर देखने को मिल रही है, एक दूसरे को धमकी, एक दूसरे पर हमले की स्थिति, और जो देश हैं वो अब काफ़ी असहजता इस वक्त महसूस कर रहे हैं
समय और आज के बाजार की अगर बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त शेयर मार्केट में जो क्राइसिस है, जो नुकसान है, वो आज इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ा है। तो ये मानकर चलिए कि एक पूरी व्यवस्था को नए सिरे से खड़े करने की ज़रूरत पड़ सकती है और सरकार को बेहद गंभीरता के साथ इन सेक्टर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक जो डाटा एनालिसिस है वो यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिका को कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ से हरियाणा प्रदेश से एक्सपोर्ट की जा रही थी, यकीनन उन्हें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान को किस तरीके से कम किया जा सकता है, कौन से ऐसे नए एवेन्यूज़ जनरेट किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, जो कि अलग अलग देशों के साथ व्यापार के नए रास्ते खोले जाएँ और ये जो माल अमेरिका पहुँचता था अब इन दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट किया जाए, ताकि हरियाणा प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट पर सर्वाइव कर रही थी उन्हें कम से कम नुकसान हो और जितना नुकसान हो उसकी भरपाई करने की कोशिश काफी हद तक सरकार की तरफ से की जाए। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, अमेरिका की तरफ से जो भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, इसका असर व्यापारियों पर साफ तौर पर देखने को मिला है, असर पड़ा है। ऐसे में इसकी भरपाई किस तरीके से इस बजट में हो सकती है? देखिए, हालांकि जो राहत देने की बात है वो केंद्र सरकार की तरफ से आएगी। हरियाणा के बजट में इतना अधिक इसका नहीं हो सकता। हाँ, देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपकी ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, ये जो चर्चा होने जा रही है मुख्यमंत्री की उद्यमियों के साथ, इसमें उद्यमी जो हैं वो किन चीजों को लेकर ज्यादा जोर देंगे इस चर्चा में? देखिए सत्यम, ये हालांकि हमने एक रिपोर्ट में डिस्कस किया है। वो चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है पानीपत में। पानीपत की इंडस्ट्री आप देखिए, हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है पानीपत से, हजारों करोड़ का। एक तो एक्सपोर्ट होता है ओवरसीज, जिसको विदेश में होता है, एक वो होता है डोमेस्टिक। जैसे पानीपत में बना है तो वो उड़ीसा में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, बिहार में जा रहा है, कहीं और स्टेट में वो डोमेस्टिक होता है। ओवरसीज जो विदेश में भेजते हैं, उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से कमजोर है पानीपत का। नालियों का पानी सड़कों पे बहता है, नालियां जल्दी, सड़कें बनती हैं टूट जाती हैं, परवाह नहीं करते। बिजली की सड़कें बनती हैं जल्दी टूट जाती हैं, रख रखाव ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात सत्यम जो मैं अब कहने जा रहा हूं, आज मैंने पानीपत के एक बड़े उद्योगपति से बात की जो बहुत शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते। मैंने उनकी दिल की बात जानी। उनका ये कहना था कि हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, पंजाब में जमीन बहुत सस्ती है, हरियाणा में 5 गुना कीमती जमीन है, क्योंकि दिल्ली से लगता है हरियाणा है। और सबसे बड़ी बात जो CLU लेता, चेंज ऑफ लैंड यूज, जमीन का उपयोग बदलना, उसको CLU कहते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज, उसकी फीस इतनी है बहुत ज्यादा। पंजाब में मेरे को पता है, पुलिस की एक रिपोर्ट आई थी कि 100 रुपए गज से CLU, कोई मतलब पारदर्शिता है पूरी, कोई भ्रष्टाचार नहीं। पंजाब की बात कर रहा हूं, 100 रुपए गज CLU फीस, हरियाणा में वही बहुत ज्यादा है, उससे कई गुना। और उनका ये कहना है कि कोई भी आदमी नई इंडस्ट्री लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, जमीन बहुत महंगी है। जमीन पंजाब से 5-6 गुना महंगी। CLU जितने की जमीन उतने का CLU, और CLU कब मिलता है? 2 साल बाद। तब तक टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आप इंडस्ट्री लगाओगे कैसे? आपको पैसा चाहिए, सरकार की इतनी सपोर्ट नहीं है। मतलब जमीन महंगी, उसके बाद CLU उतना महंगा और 2 साल इंतजार। उनका यह कहना है कि 2 साल जब तक आप इंडस्ट्री लगाओगे टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी। 2 साल आप खाली रहोगे, पैसा फंसाओगे, कोई उसकी प्रोडक्शन नहीं है, कोई जनरेशन नहीं है, कोई अर्निंग्स नहीं है, कैसे नई इंडस्ट्री लगेगी? तो सरकार को, मुख्यमंत्री पानीपत आ रहे हैं, उनको गौर करना पड़ेगा कि पंजाब में जो सुविधाएं हैं, सस्ता CLU है, सस्ती जमीन है, सिंगल विंडो है, भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा में ये सारी चीजें दिक्कत वाली है। तो हरियाणा को लेके बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा और मेरे को उद्योगपति ये बात उठाएंगे और मुख्यमंत्री को गौर फरमाना होगा सरकार को कि हरियाणा की इंडस्ट्री को बचाना है, बढ़ाना है, तो जो फौरी तौर पर ध्यान देने वाली बातें हैं उन पर गौर करना और उनको मान लेना, उनको मंजूर करना जरूरी है। जी बिल्कुल। महेश जी, जिस तरीके से तमाम बातें देवेंद्र जी उठा रहे हैं उद्यमियों की, क्या इन तमाम चीजों को बजट में कवर किया जाएगा? क्योंकि प्री बजट चर्चा होने जा रही है उद्यमियों के साथ।
देखिए सतन, ये तो मानकर चलिए कि कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं और ज़रूरत क्या है, ये तो आसानी से मुख्यमंत्री समझ पाएंगे। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो जो ज़रूरतें, अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत की है, अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत की है, तो जाहिर है जो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा तैयारी के साथ जाएगा और अपनी बात को विस्तृत तौर पर रखने की ज़रूर कोशिश करेगा। हर एक वर्ग की ज़रूरत क्या है, ये तो बतौर वित्त मंत्री और बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बखूबी समझ जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही ये भी एक खास बात मैं तमाम दर्शकों के सामने जाहिर करने की कोशिश करूंगा कि जो प्री बजट की मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं वहां पर मीडिया के कैमरों को नहीं लेकर जाते हैं। वहां पर मीडिया के कैमरों को नो एंट्री कहा जाता है। वजह क्या है कि मुख्यमंत्री का स्टाफ ये कहता है कि ये व्यक्तिगत मुलाकात है, व्यक्तिगत 1-to-1 बातचीत है, इसमें मीडिया के कैमरों की जरूरत नहीं है। तो कुछ 20-30 सेकंड की क्लिपिंग्स जो है पब्लिक रिलेशन की तरफ से दी जाएंगी और उसी के आधार पर ये हम कहेंगे कि प्री बजट की चर्चा व्यापारियों के साथ की गई है, किसानों के साथ की गई है, वैज्ञानिकों के साथ की गई है। मीडिया के ना तो मीडिया कर्मी अंदर मौजूद रहते हैं, उस कक्ष में मौजूद रहेंगे, ना ही मीडिया के कैमरे अंदर मौजूद रहेंगे, ना ही इस तरह के किसी भी इवेंट को लाइव किया जाएगा, यानी कोई सोशल मीडिया पर भी उसका लाइव नहीं कर सकता है। तो बतौर मुख्यमंत्री जो प्री बजट की चर्चा नायब सिंह सैनी अलग अलग वर्गों से करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, पूरी पुलिस सुरक्षा में की जाती है और 1-to-1 ये बातचीत रहती है। जो मीडिया ब्रीफिंग के जरिए जितना बताया जाता है उतना ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये नहीं पता लगता कि कौन कौन से किन लोगों की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए थे, कितने सुझावों पर मुख्यमंत्री ने बजट में अमल किया है। बतौर रेफरेंस अगर पिछले बजट की बात की जाए तो ये कहा गया था कि ज्यादातर जो सुझाव दिए गए थे वो काबिले तारीफ थे और उन्हें बजट में समाग्रहित किया गया है। तो इस बार भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो राय, जो जरूरतें वैज्ञानिकों की तरफ से, किसानों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, उद्योगपतियों की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही हैं, उन तमाम जरूरतों को पूरा करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। अब उसका डाटा एनालिसिस करके हम ये कहें कि 95% मान ली गई या 40% मान ली गई, ये टेक्निकली इस वक्त पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री का अपना स्टाफ जाहिर करेगा कि कितने सजेशंस आए थे और उन कितने सजेशंस को बजट में शामिल किया गया और कितनी जरूरतों को, कितनी मांगों को टेक्निकली पूरा किया गया। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, मेरा वही सवाल आपसे है कि अमेरिका द्वारा जो भारी भरकम टैरिफ लगाया गया, इसका व्यापारियों पर असर भी पड़ा है क्या? जो ये प्री बजट चर्चा होने जा रही है और जो बजट आएगा उसमें क्या इसकी भरपाई हो सकती है? देखिए, ये वैसे तो ये केंद्र सरकार का विषय है, हरियाणा सरकार को भी अपने ढंग से इसमें राहत दी जानी चाहिए। देखिए, एक ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो है ही है, इसके अलावा जो प्रदूषण के कारण जो उद्योगपतियों का उत्पीड़न होता है, जो कई हरियाणा के कई शहर जो हैं, वो 9 शहर आते हैं जो एनसीआर में आते हैं। जब वहाँ ग्रैप सिस्टम लागू होता है तो इसका असर हरियाणा के 9 शहरों पर पड़ता है, जबकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण अलग है। हरियाणा के 9 शहरों में प्रदूषण की स्थिति जो है AQI अलग होता है, लेकिन उसकी मार यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इस कारण भी, क्योंकि पहले जब थी ये बात उठाई गई थी कि हरियाणा के कुछ शहरों को एनसीआर से अलग किया जाए, कुछ इस मामले में आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि प्रदूषण का जो है, जो दिल्ली का जो स्तर रहता है वो हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में, देखिए गुड़गांव फरीदाबाद में तो हो सकता है दिल्ली के समान हो, लेकिन जो दूसरे शहर हैं उनमें भी औद्योगिक गतिविधियां ठप हो जाती है, इसकी भी मार झेलनी पड़ती है। अब केंद्र सरकार के सारे विषय संज्ञान में हैं, लेकिन राज्य सरकार क्या पहल करती है? जो उद्योगपतियों का उत्पीड़न होता है, जो सरकारी विभागों के अधिकारी उत्पीड़न करते हैं, कम से कम वो तो बंद होना चाहिए, औद्योगिक वातावरण बने, इस बात की चिंता करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो ये गोष्ठियां कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं जगह जगह, और ये रस्म अदायगी नहीं है, इस पर रचनात्मक और ठोस पहल होगी। ऐसी उद्योगपतियों को अपेक्षा भी है और मुख्यमंत्री का अभी तक प्रयास भी रहा है। ठीक है। तो पहले भी जब मनोहर लाल की परंपरा शुरू की थी, तो ये एक सार्थक पहल है और ये उद्योगपति अपेक्षा करते हैं कि ये रस्म अदायगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखने वाली बात होगी कि उद्योगपतियों की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरते हैं सीएम नायब सिंह सैनी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आगामी बजट की प्राथमिकताएं तय करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहरों की नब्ज टटोलने की तैयारी में हैं और इसी कड़ी में वो प्री बजट चर्चा करने जा रहे हैं उद्यमियों से। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये चर्चा कितनी सार्थक होती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।